Okay, students. So our topic today is balancing of several masses rotating in the same plane. So last time मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बैलेंसिंग ऑफ मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन मीन्स एक ही प्लेन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक आपके पास शाफ्ट है, ठीक है। कौन सी शाफ्ट है? रोटेटिंग शाफ्ट है। अब इस रोटेटिंग शाफ्ट में जो आपके पास मासेस गिवन है वो सारे किसी पर्टिकुलर एक ही प्लेन पर है, ठीक है। एक ही प्लेन पे मीन्स आप एक ही लाइन पर देख रहे हो, देखो इस प्लेन पर ही सारे मास अटैच्ड है और उसके वो मास क्या कर रहे हैं? रोटेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने यूँ कंसिडर कर दिया कि वो मासेस है, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मासेस कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। कितने नंबर ऑफ मासेस है? 4 मासेस है। मैंने बोल दिया कि एक ये मासेस है आपका M1, ये मासेस है आपका M2, ये मासेस है आपका M3 और ये मासेस है आपका M4, ठीक है। तो एक चीज स्टूडेंट्स आपको क्लियर है कि जो नंबर ऑफ मासेस है, ठीक है, M1 M2 M3 एंड M4, वो सारे मासेस क्या किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पर ही है, ठीक है। अगर डिफरेंट प्लेन पर होते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका? डिफरेंट प्लेन पर होता है। लेकिन यहाँ पर सारे मास किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर हम यहाँ मान के चलते हैं कि ये पॉइंट O है, वो पॉइंट पर हमें एक ही प्लेन पर सारे मासेस यहाँ पर अटैच्ड हैं। और हम मान के चलते हैं कि जो मासेस है M1 तो उसका भी एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा, जिसको बोलते हैं हम R1 बोल सकते हैं। अगर M2 मास है तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन R2 होगा। अगर M3 मास है तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन R3 होगा। M4 मास है तो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन R4 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इन डिफरेंट मासेस जो कि रोटेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक प्लेन पे, मीन्स एक ही प्लेन पे, ये बोल सकते हो आप सेम प्लेन पर क्या कर रहे हैं? ये रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी शाफ्ट है और एक ही प्लेन पर सेवरल मासेस क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए 0। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि मास M1 है, उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है? R1। तो मास M1 और रेडियस ऑफ रोटेशन R1, तो इसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। वो कितना होगा आपका? ये होगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका M1 R1, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या डायनामिक फोर्स। तो हर एक मास के लिए डायनामिक फोर्स क्रिएट होगा। तो F1 इक्वल टू M1 R1 और M2 के लिए होगा, यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका F2, वो हो जाएगा M2 R2। इसी तरह ये हो जाएगा आपका F3 M3 R3। इसी तरह ये रेडियली आउटवर्ड, ये हो जाएगा आपका F4 M4 R4। अब एक चीज तो क्लियर है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो वो सभी मासेस के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर भी करता तो ओमेगा स्क्वायर सबके लिए क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मतलब अंडरस्टूड है कि वो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं लिखने के लिए, तो मैंने उसको यहाँ पर नहीं मेंशन किया। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल तभी होगा जब कोई हम रेफरेंस प्लेन माने, ठीक है। जब भी हम कोई देखते हैं कंडीशन, तो अब इस कंडीशन में आपका रेफरेंस प्लेन कौन सा है? अब मैंने कंसिडर कर लिया, एज्यूमशन कर लिया कि ये मेरा एक रेफरेंस प्लेन है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया OX, ठीक है। ये एक रेफरेंस प्लेन है, इसको मैंने बोल दिया OX। तो अब M1 है, ठीक है। M1 मास जो कि इस रेफरेंस प्लेन X पर एज्यूम किया कि एंगल कितना बना रहा है? वो बना रहा है आपका θ1। उसी तरह M2 मास है, अगर वो रेफरेंस प्लेन पर एंगल बना रहा है तो वो एंगल कितना होगा? आपका θ2। उसी तरह इस रेफरेंस प्लेन से जो आपका मास M3 है वो एंगल बना रहा है, वो है आपका θ3। एंड लास्ट जो आपका M4 मास है वो इस रेफरेंस से एंगल बना रहा है, वो है आपका θ4, ठीक है। तो इस तरह हम फोर्स का अरेंजमेंट करते हैं। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर कई नंबर ऑफ मासेस हैं और कई नंबर ऑफ मासेस के कारण इसका हर एक मास का एक अपना रेडियस ऑफ रोटेशन होता है। तो रेडियस ऑफ रोटेशन और मास अगर है दोनों चीज, तो एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या बोल सकते हो आप डायनामिक फोर्स। तो उसके कारण क्या होता है? इसमें बैलेंसिंग का जो प्रॉपर फिनोमिना होता है वो नहीं होता है। तो आप चूंकि हमने लास्ट टाइम जो केस स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि एक ही कोई मास है, उसके कारण डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो उसके अपोजिट में हम कोई
बैलेंसिंग मास या बैलेंसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सेवरल मासेस है। अब सेवरल मासेस है तो उस दौरान कंडीशन इस तरह होगी, तो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमको क्या करना है, इस तरह का अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अभी तो मैं आपको क्या थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी मैं डिस्कस करूंगा, थ्योरी का कंसेप्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है आपका एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एनालिटिकल मेथड से। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज एज्यूम करता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको थ्योरी बताता हूँ कि सबसे पहले एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड में होता क्या है स्टूडेंट। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि ऐसी मेथड होती है, मतलब 2D मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी 3D डायग्राम होता है उसको हम पेपर में ड्रॉ करते हैं और उसकी मदद से हम उसको एनालिसिस करते हैं, समझ सकते हैं कि फोर्स का उसमें एनालिसिस किस तरह से किया जाए, किस तरह से फोर्स उसमें बिल्डअप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें ग्राफिकल मेथड को देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में होता क्या है। और स्टूडेंट अगर कोई चीज नहीं समझ में आए ना, इन बिटवीन क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक एजम्पशन ले लिया। एक एजम्पशन के साथ मैंने सिंपल सा एक एजम्पशन ले लिया। अभी जब हम पहले क्या करते हैं, खाली एक स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैंने इसी का एक रेफरेंस लिया और उसके बेस पर मैंने एक स्पेस डायग्राम ड्रॉ किया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्राफिकल मेथड से या एनालिटिकल मेथड से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसके लिए सबसे पहले होता है हमारा स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम का नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर एज्यूम किया था कि ये OX क्या है आपका एक रेफरेंस एक्सिस है या रेफरेंस प्लेन है। तो मैंने क्या बोल दिया कि एक रेफरेंस प्लेन में मैं क्या करता हूँ, OX की एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ, एक अपने अंदाज से मानता हूँ उसको। इस तरह से इसको बोल दिया है कि ये भाई ये O है और ये है आपका X। तो ये OX क्या है, मेरा एक रेफरेंस है। ठीक है, अब रेफरेंस में जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि ये कोई एंगल मैंने मान लिया, मास का कोई एंगल मान लिया, कुछ भी मान सकता हूँ। अभी तो क्वेश्चन में कोई एंगल तो दे नहीं रखा, तो मैंने अपने हिसाब से कोई एंगल मान लिया। इसको बोल दिया मैंने M1। तो ये मास कितना है आपका M1। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर M1 था, M2 था, M3 था और यहाँ पर M4 था। तो इसके हिसाब से जैसे कि ये M1 माना और अब मैंने दूसरा कंसिडर किया है, वो सपोज मान लिया कि मैंने ये एक कोई M2 मास है। ठीक है, उसी तरह एक M3 मास को मैंने कंसिडर किया और एक M4 मास को कंसिडर किया। ठीक है, अभी मैंने इसका कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं लिया कि इसका कितना डायमेंशन है। मैंने कई स्पेस डायग्राम की खासियत होती है कि आप उसको अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, जब आप स्पेस डायग्राम बना लो और जब ग्राफिकल मेथड में इसका एनालिसिस करोगे तब आपको रोलर स्केल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मान लो ये आपका रेफरेंस एक्सिस है OX रेफरेंस एक्सिस से जो आपका मास M1 है वो एंगल बना रहा है। मैंने एज्यूम कर लिया कि वो एंगल बना रहा है कितना, वो एंगल बना रहा है आपका θ1। कितना बना रहा है θ1। उसी तरह एक्स प्लेन से M2 जो एंगल बना रहा है उसको मैंने बोल दिया θ2। उसी तरह M3 एक्स से जो एंगल बना रहा है इसको बोल दिया मैंने θ3। एंड इसी तरह एक्स से जो M4 मास एंगल बना रहा है इसको बोल दिया θ4। और एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस पर मास M1 अटैच्ड है। ठीक है, एक ही प्लेन पर, तो इसका भी एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा R1, इसका भी एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा R2, इसका भी एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा R3 एंड अगेन इसका भी एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा R4। तो ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर है। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है, अब हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ रोटेशन और मास, तो आउटवर्ड फोर्स डेवलप होगा। तो आउटवर्ड फोर्स क्या होगा, कौन बताएगा इसमें, हेमंत कितना होगा, बोलो बेटा।
अभी मैंने बताया था जैसे सेम टू सेम इसके लिए कितना होगा इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका रेडियस ऑफ रोटेशन r1 है और मास m1 है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा 1, तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यस कितना ही होगा ना, m1 r1, तो इसके लिए कितना होगा, यस सर। m2 r2, सेम इसके लिए होगा आपका, एंड अगेन ये होगा आपका m3 m4 r4। तो इतना आपका क्लियर है। अब आपको स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट है कि इसकी ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है आपका रेफरेंस प्लेन, ठीक है। तो रेफरेंस प्लेन को तो जस्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर लिया, क्योंकि OX है, इस तरह है आपका, ये है O, ये है X, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब अपना है ना पूरा काम ये करेगी आपकी रोलर स्केल। तो रोलर स्केल का कितना इंपॉर्टेंस होता है अब आपको यहाँ पर पता चलेगा। अभी तो खाली मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ, अगर ये थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका न्यूमेरिकल में पूरा काम करेगी आपकी रोलर स्केल, ठीक है। अब देखो ये रेफरेंस प्लेन है। अब मान लो आपने कुछ भी, मान लो जैसे कि ये स्पेस डायग्राम में ये है आपका m1, तो m1 है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो m1 एक थीटा एंगल बनाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1 r1, ये आउटवर्ड जा रहा है, मीन्स ये एंगल इस तरह से इसको रोलर स्केल को लगा इसके पैरेलल, और जस्ट आप इसको लाए ओ पे, यहाँ पे ले आए और आपने कोई लाइन खींची यहाँ पे, तो इसको बोल दिया मैंने, इसको नाम दे दिया ओ। अब देखो इस जैसे कि मान लो ये जितने भी है इनको मैंने नाम दे दिया, ए बोल दिया, इसको बोल दिया बी बोल दिया, इसको बोल दिया सी बोल दिया, इसको बोल दिया डी। तो ये ए है तो O2 स्मॉल है, क्लियर, O2 स्मॉल है। अब उसके बाद ये समझ में आया आपको यहाँ से यहाँ तक कि ये आपको क्या करना है, पैरेलल लेना है इस सेंटर पॉइंट पे, ये ले लिया, ये आ गया OA। अब उसके बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है ए, ये वाला पॉइंट, अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल लेना है। क्या करना है, इसके पैरेलल लेना है। देखो ये यहाँ पे गए और इस तरफ यहाँ पे आए, तो ये आपका एक इस तरह होगा, इस तरह, इसको मैंने बोल दिया बी। अब उस मास m3 की बात करें, m3 को आप पैरेलल लोगे तो इस तरह लोगे आप, जो हो गया आपका सी, और उसके बाद में ये आपका m4, तो m4 को जस्ट पैरेलल लोगे ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी। तो देखो ये 0 to A, इसको मैंने क्या बोल दिया F1, तो इसको मैं बोल दूंगा F1, इसको बोलूंगा मैं F2, इसको बोलूंगा F3 और इसको बोलूंगा M4। तो देखो आपको एक चीज तो क्लियर है कि जो सारे आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स O2A, A2B, B2C और C2D मीन्स अपने आप में क्या करता है, पूरी तरह से ये अभी क्लोज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ सेवरल नंबर ऑफ मासेस किसी पर्टिकुलर एक सेम प्लेन पर तो है, बट ये पूरी तरह से क्या है, बैलेंस नहीं है। ये क्या है आपका अनबैलेंस की कंडीशन में है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूँ तो ये होता है इसका रिजल्टेंट फोर्स, बट अगर हम बात करें बैलेंसिंग मास, तो बैलेंसिंग मास क्या होता है, वो हमेशा होता है रिजल्टेंट फोर्स का अपोजिट। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब भी आप कोई पॉलीगॉन फोर्स या कोई भी फोर्स का एनालिसिस करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अपोजिट फोर्स, अगर आप यहाँ से अपोजिट फोर्स लगाते हो तो वो होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो F1, F1 से F2, F2 से F3, F3 से F4। अब उसके बाद ये जो स्पेस बचा हुआ है O से D, इसको आप कंप्लीट करोगे, जब तक इसको कंप्लीट नहीं करोगे ये आपका पूरी तरह से क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बैलेंस करता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में इसको एरो इसके हेड तरफ लगाता हूँ, तो वो तो हो जाता है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। बट बैलेंसिंग फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्सेस के हमेशा अपोजिट होता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स मीन ये जो बैलेंसिंग फोर्स, इसको हम यहाँ से इस तरह शो करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका F B,
इसको बोलते हो आप बैलेंसिंग फोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो, जैसे कि मान लो अभी ये करने के लिए मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्केल की। अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि स्केल कैसे ली जाती है, ठीक है? स्केल कैसे ली जाती है, तो पहले मैं एज्यूम कर लूंगा। क्या करूंगा? एज्यूम करूंगा। तो मेरा एजम्पशन क्या है कि मान लिया कि F1 मतलब ये, F2, F3, F4, ठीक है? तो F1 के लिए मैंने बोल दिया स्टूडेंट कि मेरे पास कितना है, 200 न्यूटन, और F2 है मेरे पास सपोज 200 न्यूटन, F3 है मेरे पास 300 न्यूटन, या यूं बोल सकते हो, हाँ 200 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन, और F4 है, एज्यूम करता हूँ कि ये भी मेरे पास 100 न्यूटन। तो देखो एक चीज तो क्लियर है, ये 100 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, मतलब F4 की वैल्यू है 200 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 200 न्यूटन, F3 की वैल्यू है 100 न्यूटन, और F4 की वैल्यू है 100 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स आपको स्केल लेना है, तो स्केल का कंसेप्ट मैं बताता हूँ, वो याद रखना। अब जरूरी स्केल दो तरीके से ले सकते हो आप फुली स्केल ले सकते हो, जितना डायमेंशन हो उतना स्केल, और एक होता है रिड्यूस स्केल, और एक होता है इन लार्ज स्केल, ठीक है? तीन तरीके की स्केल लेना होती है। अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, अगर मान लो टेबल में उस वैल्यू का एनालिसिस करना हो और वो बहुत छोटी हो, तो आप उसको इन लार्ज स्केल में कन्वर्ट करोगे। अब देखो, जैसे कि मान लो ये है आपका, यहाँ पे बताइए F1, F2, F3, F4 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? कितनी है? 100 न्यूटन। तो मैंने एज्यूम करा, मैंने क्या एज्यूम करा कि भाई 100 न्यूटन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर की स्केल ली मैंने। कितनी स्केल ली है? 100 न्यूटन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 50 न्यूटन, है ना? 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका? 50 न्यूटन। ये समझ में आया कि नहीं कि 100 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। मतलब जब आप कन्वर्जन करोगे तो आपको इस चीज में आपको लिखना है, ठीक है? तो आप अगर 200 न्यूटन की बात करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये बता सकते हो? 100 न्यूटन में 2 सेंटीमीटर लिया, तो 200 न्यूटन में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे तो आपको पता ही है। तो देखो, अब जैसे मान लो मैंने कोई भी स्केल ली है, ये स्केल ली, कुछ भी ली, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने एग्जैक्टली 200 लेके क्या लिया, लेकिन जब इसका रिजल्टेंट आएगा, ये सॉरी बैलेंसिंग आएगा, तो बैलेंसिंग का जो भी फोर्स आएगा ना, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूंगा। कितना मेजर कर ले? ये आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेट 3.5, 3.4 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो जैसे मान लो मैंने यूं बोल दिया कि भाई आपका जो एफ की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? एफ की वैल्यू, वो कितनी आ रही है मेरी? वो आ रही है, देखो एफ की वैल्यू पहले तो एफ किससे मिलकर बना हुआ? एम बी और आर बी, क्योंकि एफ का भी क्या होगा? आप मास होगा, और इसका भी रेडियस ऑफ रोटेशन कोई होगा, जो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं दिया रखा है तो भी आप निकाल सकते हो। अब एफ बी आर बी और इक्वल्स टू होगा, ये होगा आपका डी ओ। क्या होगा आपका? डी, ये होगा डीओ, और मल्टीप्लाई स्केल। तभी मैंने क्या निकाला? डीओ। डीओ सब मैंने मान लिया कि 3 पॉइंट कितना निकाला इसको? 3.4, और मल्टीप्लाई स्केल। तो स्केल क्या लिया आपने बताइए? स्केल लिया आपने 100 न्यूटन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो बताइए स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा? हो जाएगा ना? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना? 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ये चूंकि 3.4 सेंटीमीटर में, किसमें है? सेंटीमीटर में है। 3.4 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसके थ्रू आपकी जो भी वैल्यू आएगी, आप यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उससे यहाँ पे आप एमबी भी निकाल सकते हो और आरबी भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता है कि ग्राफिकल मेथड आपको यहाँ पर क्लियर, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉब्लम को दूसरा तरीके से बताता हूँ, मतलब इसी थ्योरी को बताता हूँ, एनालिटिकल मेथड। तो स्टूडेंट एनालिटिकल मेथड तो बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। एनालिटिकल मेथड में जनरली आपको करना क्या होता है, आपका जो मैकेनिक्स का कंसेप्ट है ना, आपको वही याद रखना है। तो मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है? जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो देखो एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, इसमें क्या करना होगा आपको? आपके पास पहले तो देखो M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। अब इस एनालिटिकल मेथड में आप समेशन ऑफ एफ एच, आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं उसका एनालिसिस करना होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है F1,
मीन्स M1R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका M1R1, उसका एंगल कितना है, तो ये हो गया आपका cos θ1 प्लस M2R2 कितना है, M2R2, तो ये हो जाएगा M2R2 cos θ2। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका प्लस M3R3, ये हो जाएगा cos θ3 और प्लस ये हो जाएगा आपका M4R4 cos θ4। तो देखो आप समेशन FH निकाल सकते हो, उसी तरह आप समेशन FV निकालोगे। तो FV निकालने के लिए आपके पास जो cos थीटा है उसकी जगह आपको क्या करना है, M1R1 sin θ1 प्लस M2R2 sin θ2 प्लस M3R3 sin θ3 और प्लस M4R4 sin θ4। तो देखो आप FH1 और FV F समेशन FH और समेशन FV दोनों की वैल्यू फाइंड कर लोगे। आप समेशन FH की वैल्यू फाइंड करोगे एंड देन समेशन FV की वैल्यू फाइंड करोगे, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट अभी तक मेरे पास सारे साइंस क्या है, पॉजिटिव, तो सारी वैल्यूज क्या मिलेगी आपको, समेशन HV पॉजिटिव मिलेगा, समेशन FV भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आपके पास फिर जो F होगा वो क्या होगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे आप, हो जाएगा समेशन FH का स्क्वायर प्लस समेशन FV का स्क्वायर। तो आप इसके थ्रू ये FV निकाल सकते हो। ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपका F, ये एक तरह से बैलेंसिंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल बैलेंसिंग फोर्स उसके बराबर होगा। तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा ना उसको आप क्या बोलोगे, ये हो गया स्टूडेंट अपना FV। क्लियर। अब उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरऑल इस बैलेंसिंग का एंगल भी निकालना पड़ेगा थीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, समेशन FV अपॉन समेशन FH। तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, फॉर्मूला निकालोगे, ये हो गया आपका टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा समेशन FV अपॉन समेशन FH। तो आप एंगल भी निकाल लोगे। अब एंगल जो भी आपका निकलेगा, तो अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग एंगल फाइंड करोगे। तो बैलेंसिंग एंगल क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, थीटा प्लस 180 होता है। क्या होता है, थीटा प्लस 180 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब आप इसको पूरा ये जो आपका फोर्सेस है F1 F2 F3 F4, आप इसको क्या करते हो, क्लोज करते हो। अगर इसको मैं अपोजिट करूं, इस डायरेक्शन में अपोजिट क्लोज करूं, तो वो तो होता है आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो ये क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये पूरा कितना एंगल हुआ, 180। तो आप जो भी थीटा आएगा ना उसमें 180 को क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे, तो आप थीटा बी निकाल सकते हो। और थीटा बी निकालोगे तो आपके पास जो भी इक्वेशन होगी, ये आपके पास FB की इक्वेशन होगी, और FB की इक्वेशन में क्या होता है आपका MB और इंटू RB। इसके भी आप MB भी निकाल सकते हो और RB भी निकाल सकते हो। तो इस तरह आप एनालिटिकल मेथड से भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिटिकल मेथड भी आपको समझ में आ गई हो।